Hi friends, in today's session we are going to learn about the descriptive analysis. है ना? Descriptive analysis एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस का एक पार्ट है जिसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहला होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस, देन बाइवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, स्पेशियल एनालिसिस, टेक्स्ट एनालिसिस। तो ये 6 प्रकार के एनालिसिस हम डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत करते हैं। जैसा डेटा होता है उस हिसाब से कुछ तो कंपलसरी होते हैं, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट, ये तो करना ही है। इसके अलावा यदि डेट वगैरह से रिलेटेड कोई डेटा है तो हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी कर सकते हैं, टाइम से रिलेटेड है। स्पेशल यदि कोई ज्योग्राफिकल डेटा है ना, रीजन वाइज, तो हम स्पेशल एनालिसिस भी करेंगे। और टेक्स्ट एनालिसिस भी हम लोग इसके अंदर करते हैं। यदि क्वालिटेटिव फॉर्म में कुछ है चीज़ें, हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे, इस तरह की कोई चीज़ है तो हम टेक्स्ट एनालिसिस भी करते हैं। चलिए हम एक एक करके समझते हैं क्या है ये सब। तो यदि हम यहाँ देखें कि यूनिवेरिएट एनालिसिस का यदि डेफिनेशन देखा जाए तो फोकसेस ऑन वन वेरिएबल एट ए टाइम। मतलब जितने वेरिएबल आपके पास डेटा सेट में है, डेटा फ्रेम में है, हर वेरिएबल को आपको एनालिसिस करना है वन बाय वन, वही कहलाता है यूनिवेरिएट एनालिसिस। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक परिवार में 8 सदस्य हैं, 8 का नेचर एंड बिहेवियर डिफरेंट होगा। इसी प्रकार से डेटा सेट में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनका नेचर एंड बिहेवियर अलग अलग होता है। जैसे कि अपन देखें पर्पस क्या होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस का, टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल। हर इंडिविजुअल वेरिएबल के नेचर बिहेवियर को समझना। अब वो हम समझेंगे कैसे कि भाई ये वेरिएबल नेचर बिहेवियर से क्या तात्पर्य है ना। नेचर बिहेवियर से ये मतलब है कि वो वेरिएबल कितना इन्फॉर्मेटिव है, हमें कितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। यदि जो वेरिएबल हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा उसी वेरिएबल को हम रखेंगे ना। बाकी जो वेरिएबल हमें नहीं दे रहा है इन्फॉर्मेशन ऑप्टिमम, तो हम उस वेरिएबल को ड्रॉप करेंगे। तो ये मतलब है। तो हमें कौन सा वेरिएबल कितनी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है ये पता करना रहता है। नेचर एंड बिहेवियर का मतलब ये हुआ। अब इसमें क्या क्या टेक्निक यूज होती हैं। टेक्निक्स का मतलब है क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हम यूज करते हैं। तो पहला होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम जानते हैं मीन, मीडियन, मोड तीनों होते हैं। दूसरा होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें रेंज है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वार्टाइल्स है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है, और भी क्वार्टाइल डेविएशन है, बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसके बाद आता है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि कैटेगरिकल डेटा है तो हम काउंट्स ले लेंगे, परसेंटेज ले लेंगे। ठीक है, हम इसको विजुअलाइजेशन के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ शेप्स वगैरह को, हिस्टोग्राम्स हुआ, बार चार्ट हुआ, पाई चार्ट हुआ, बॉक्स प्लॉट हुआ, इसके द्वारा भी हम समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसेस ऑफ यूनिवेरिएट एनालिसिस की प्रोसेस क्या होती है, हम इस बात को समझें। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि कंटिन्यूस वेरिएबल है, अपन हम यहाँ पे डिस्क्रीट, ऑर्डिनल और कैटेगरिकल वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम इसको समझ रहे हैं कंटिन्यूस वेरिएबल के हिसाब से। ठीक है, तो कंटिन्यूस वेरिएबल में सबसे पहले हम उसका शेप देखेंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा है। टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा थ्रू हिस्टोग्राम और बार चार्ट के द्वारा। बार चार्ट हम कैटेगरिकल में चले जाएंगे, या डिस्क्रीट डेटा हो या ऑर्डिनल डेटा हो तो हम बार चार्ट ले लेंगे, अदरवाइज हम लोग हिस्टोग्राम लेंगे कंटिन्यूस डेटा के लिए। ठीक है, सेकंड चीज आती है कंप्यूट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यदि आपको शेप जब पता चल गए, फिर आप मेजर करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी को, जो कि मीन, मीडियन, मोड होगा, है ना। अब उसमें से किसको मेजर करना, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है तो कौन सा मेजर अप्लाई होगा, ये भी अपन आगे समझते हैं। ठीक है, अब जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी मेजर कर ली, उसके अकॉर्डिंग हमें एक डिस्पर्सन मेजर भी चाहिए होगा, है ना। तो कंप्यूट द मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिनमें मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आते हैं, है ना, वो हमें मेजर करना है। और जो फाइनल स्टेज होती है जिससे हम नेचर बिहेवियर समझते हैं, वो होता है कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के कोफिशिएंट को मेजर करना, है ना। ये कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। डिस्पर्सन के मेजर को सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर से डिवाइड करते हैं।
तो ये हमेशा क्या देगा, हमें से 0 से 1 के बीच में हमें रेंज देगा। यदि 0 के करीब कोफिशिएंट आ रहा है तो लेस इंफॉर्मेटिव है वो वेरिएबल, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। यदि 1 के करीब है तो वह आपको एक ऑप्टिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है, डिलीवर कर रहा है ना। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, यदि 0.1 से कम है तो वो वेरिएबल बेहतर होगा हम ड्रॉप कर दें, वो हमें कोई मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, है ना, वेरी लिस्ट इंफॉर्मेटिव होगा। यदि 0.9 से ज़्यादा है तो भी हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि वहाँ पर वो अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है कहीं, ठीक है, वो झूठी इंफॉर्मेशन भी दे सकता है हमको, ठीक है। झूठी इंफॉर्मेशन कैसे, उसमें आउटलायर्स होंगी, ठीक है, वो आउटलायर्स के कारण हमें मिसलीड कर सकता है। तो वहाँ पर 0.9 के ऊपर है, वहाँ भी हमें सतर्क रहना है। हाँ, उसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं पर उन आउटलायर्स का ट्रीटमेंट देने के बाद, ठीक है। 0.9 से जिनका ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन है, पर जिनका कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन 0.1 से कम है, वहां तो हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है उनको ड्रॉप करने के अलावा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग, क्योंकि पहला हम शेप देख रहे हैं तो हमें पहले समझना कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हिस्टोग्राम बनाया तो बेल शेप बन रहा है बिल्कुल, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यदि हम देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इन जनरल मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, मतलब तीनों बराबर होते हैं। पर ऐसा रियल टाइम सिनेरियो में नहीं होता है ना, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जब हम रियल टाइम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें ये तीनों बराबर नहीं होते, ये तो एब्सोल्यूट कंडीशन है। वहां पर क्या होता है कि हम मीन मीडियन मोड में यदि बहुत कम डिफरेंस है, बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, तो हम उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानेंगे। इसका एक मेजर भी होता है जिसको बोलते हैं स्क्यूनेस, है ना। स्क्यूनेस का रेंज -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, जनरल स्क्यूनेस का। अब -1 से 1 के बीच में है, यदि -0.5 से +0.5 के बीच में स्क्यूनेस आ रही है तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कहलाएगा, यदि आप ग्राफ से नहीं समझ पा रहे हैं कहीं तो। यदि +0.5 से ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव स्क्यूड कहलाएगा, और -0.5 से कम है तो वो नेगेटिव स्क्यूड कहलाएगा। अब स्क्यूनेस कई बार बहुत ज़्यादा होती है, अबव 1 होती है। मैंने तो देखी स्क्यूनेस कहीं पर, हम वेरिएबल्स देखते हैं, स्क्यूनेस 349 329 स्क्यूनेस आ जाती, उसको कैसे कंट्रोल में करना है, ये भी सब चीज़ें आगे हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा दूसरा होता है पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये इस प्रकार का होता है, शुरू में ओरिजिन के पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है, मतलब राइट साइड टेल होती है इसकी, जो है ना, सीधे हाथ की तरफ टेल आएगी, पॉजिटिव स्क्यूड कहलाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो मीन है वो बड़ा होगा मीडियन से, और मीडियन बड़ा होगा मोड से। मोड यानी ये टॉप पे जो है ना, यहाँ से यदि ये डालेंगे तो ये मोड है, ठीक है, और मीन जो है इससे बड़ा होगा, मतलब राइट साइड में आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मेजर करेंगे, इस हाइट को मत देखिएगा, हाइट तो खाली मोड को डिटरमाइन करने के लिए है, बाकी राइट साइड में जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो ये मोड हुआ, ये मीडियन का मैं दे रहा हूँ पॉइंट, ये मीडियन है, इसके पहले मोड है, आप देखिए टिप थोड़ा सा, और इसके बाद जो है वो मीन आ रहा है, मतलब मीन बड़ा है, मीडियन उससे छोटा है, और मोड उससे भी छोटा होगा। डज दैट मेक सेंस टू यू? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव स्क्यूड की बात करें तो नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होता है, इसमें लेफ्ट टेल होती है, लेफ्ट साइड टेल होती है, और इसमें क्या होता है कि मीन छोटा होता है, मीडियन हमेशा बीच में रहेगा, और मोड सब बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा तीनों तरह के डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों समझ रहे हैं हम, उसके भी मैं कारण बताता हूँ। यदि डेटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप मीन कंसिडर करेंगे। यदि डेटा आपका स्क्यूड है, चाहे वो पॉजिटिव स्क्यूड हो या नेगेटिव स्क्यूड हो, तो आप मीडियन को कंसिडर करेंगे आगे के एनालिसिस में। और जब मीन कंसिडर करेंगे तो मीन के साथ मेजर ऑफ डिस्पर्सन आप लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और जब आप स्क्यूड के लिए मीडियन कंसिडर कर रहे हैं तो उसके साथ मेजर ऑफ डिस्पर्सन लेंगे
मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मेड जिसको बोलते हैं, वो लीजिए। कई लोग IQR भी लेते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है, पर मैं बेटर समझता हूं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ले, इट वुड बी बेटर। अब बात करें हम सेंट्रल टेंडेंसी को, डिटेल में समझते हैं मीन मोड मीडियन को। आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा मीन मोड मीडियन, 7वीं 8वीं क्लास से चालू हो जाता है, 8th स्टैंडर्ड से चालू हो जाता है, बट आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, उसके यूटिलिटी कहाँ है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर ध्यान नहीं दिया। आज हम वही चीज समझने वाले हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स एवरेज और रिप्रेजेंटेटिव बिहेवियर ऑफ द डेटा, डेटा के रिप्रेजेंटेटिव बिहेवियर को हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती हैं वो मीन, मीडियन, मोड होती हैं, ये हमें मालूम है। अब यदि मीन को हम देखें तो मीन का फार्मूला यदि आप देखते हैं तो सभी वैल्यूज जितनी होती है सबका समेशन करता है और n से डिवाइड करता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने काउंट है ना, ये मीन होता है, ये एवरेज, मतलब ये सबको इन्वॉल्व करता है। दूसरी चीज मीडियन जो होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है। पहले हम वैल्यू को सॉर्ट करते हैं, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, बढ़ते या घटते क्रम में। उसमें जमाने के बाद हम उनकी काउंटिंग करेंगे, जो बीच वाला आएगा उसके सामने की वैल्यू जो है वो हमारी मीडियन होगी। अब मान लो इवन नंबर है, सम संख्या है, 10 है, तो 10 में 5वें नंबर का भी मिडिल हुआ, 6वां भी मिडिल हुआ, तो 5th और 6th जो टर्म है उनकी जो वैल्यूज हैं उनका सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, उसका एवरेज ले लेंगे, ठीक है, वो कहलाएगा मीडियन। अब मोड, अब मीडियन में भी हम देखें, ये मैंने यहाँ दोनों बता ही दिया आपको, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ वैल्यूज एवरेज ऑफ 2 मिडिल मोस्ट वैल्यूज इज टेकन एज द मीडियन, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मोड की बात करें तो वैल्यू विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंट, जो सबसे ज्यादा बार आई है ना, दिस इज यूज्ड फॉर कैटेगरिकल वेरिएबल्स मोस्टली, जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रीट के लिए भी यूज करते हैं, कैटेगरिकल के भी यूज करते हैं, ऑर्डिनल के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर्स में यदि हम देखें तो मीन की प्रॉपर्टी सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। मीन जो है वो एग्रीगेट मेजर है, वो सबको मिलाता है, सबको जोड़ता है, सबका सम अप करते हैं, किसी को भी अलग नहीं करता अपने डेटा में से। जीरो है तो जीरो को भी इन्वॉल्व करेगा एडिशन में, ठीक है ना, सबको लेके चलता है, तो एग्रीगेट मेजर है ये। अच्छा, क्या होता है कि यदि आपका मीन सेंसिटिव टूवर्ड्स एक्सट्रीम, तो पहले हम इस बात को समझें कि सेंसिटिव टूवर्ड्स एक्सट्रीम का क्या मतलब है। चलिए, तो इसके लिए मैं पहले व्हाइट बोर्ड लेता हूं, ये देखिएगा, इसमें हम समझते हैं, यदि मेरे पास कोई डेटा है 2, 7, 11, 12, 15, 22, 25, ये डेटा है। अब ये जब डेटा मेरे पास है तो इसमें मीडियन कहाँ होगा, यदि हम चेक करें मीडियन को, तो मीडियन ये पहला हुआ, फर्स्ट ये सेकंड, मैंने सॉर्ट करके जमाया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, और नंबर हैं टोटल 7 हैं। अब मीडियन जो होता है मिडिल मोस्ट जो वैल्यू होती है वो मीडियन कहलाती है। तो मीडियन क्या हुआ हमारा, ये हुआ 12, इसलिए कि इसके 3 इस तरफ हैं और 3 इस तरफ है, बीच वाले की वैल्यू मीडियन हो गई। अब ये जो है ये हमारी मिनिमम वैल्यू है और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है ना। इन वैल्यूज को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलेंगे, ये कहलाते हैं एक्सट्रीम्स। यदि मीडियन इसका 12 है, यदि मैं इसका मीन लेता हूं तो मीन मान लो एक्स मीन आया मेरा इसका। अब यदि मैं 2 की जगह यहां पर 2 के स्थान पे 3 लिख दूं, इसकी जगह में 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, 6 लिख दूं, मतलब ये इससे छोटी कोई भी संख्या लिख दूं या इससे भी छोटी कोई संख्या लिख दूं, 1 लिख सकता हूं, है ना। तो क्या मीन वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? मीन तो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि ये वैल्यू, क्योंकि एग्रीगेशन है, वो सबको सम अप करता है। तो अब 2 की जगह 3 का सम करोगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, सम अप चेंज होगा तो मीन चेंज हो जाएगा। बट यदि यही केस में बात करूं किसकी, मीडियन की, तो मीडियन यदि मैं 2 की जगह 3 लिखता हूं तो मीडियन 12 की जगह कुछ और होगा? नहीं होगा, क्योंकि मीडियन
मिडिल वैल्यू जो मिडिल टर्म है उसकी वैल्यू है, तो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मीडियन सेंसिटिव नहीं है एक्सट्रीम की को लेकर के, पर मीन जो है दैट इज सेंसिटिव टूवर्ड्स द एक्सट्रीम। इसका हम बाद में बहुत अच्छा उपयोग होने वाला है जब आउटलेयर की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम उसी पे बात करते हैं। तो मीन जैसे मैंने बताया आपको कि सेंसिटिव टूवर्ड्स एक्सट्रीम, एक्सट्रीम वैल्यू में आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे मीन चेंज हो जाएगा, बहुत सेंसिटिव होता है। और यूनिक, एक डेटा का एक ही मीन आएगा, एक से ज्यादा मीन नहीं आएंगे, है ना। दूसरा हम देखें मीडियन। मीडियन जो है वो पार्टीशन मेजर है, दो पार्ट में डिवाइड करता है डेटा को, आधे इस तरफ आधे उस तरफ, है ना। और ये सेंसिटिव नहीं होता है एक्सट्रीम की जगह, जैसा मैंने अभी बताया आपको। और हमें हर डेटा का एक ही मीडियन मिलेगा, एक से ज्यादा मीडियन नहीं होंगे, ठीक है। तीसरा आता है मोड। मोड जो है फ्रीक्वेंसी मेजर है, कौन कितना फ्रिक्वेंट है, जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट है वो आपका मोड है, और ये भी सेंसिटिव नहीं होता है एक्सट्रीम की जगह, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये यूनिक होता है नहीं होता है। ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, मे बी मोर देन वन, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एक नहीं 3 चीजों की सेल जो है सेम क्वांटिटी हुई, है ना। आपके ग्रोसरी के आइटम या किसी भी स्टोर में 3 आइटम ऐसे जिनकी सेल हाईएस्ट हुई है और सेम क्वांटिटी बिकी है, तो तीनों मोड होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं, पर मीन और मीडियन हमेशा यूनिक होगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं वेरिएबिलिटी, मतलब डिस्पर्सन की बात करते हैं। वेरिएबिलिटी डिस्पर्सन एक ही चीज है। देखिएगा, इक्वल सेंट्रल टेंडेंसी का यह मतलब नहीं होता है कि वो हर तरह से सिमिलर ऑल राउंड बिहेवियर, उनका हर तरह का व्यवहार एक जैसा हो। अब जैसे मैं बात करूं, एक ए सेक्शन है एक बी सेक्शन है ना, किसी स्टैंडर्ड में ए सेक्शन के बच्चों का भी जो एवरेज मार्क्स हैं, मीन मार्क्स हैं, वो 52 हैं, और बी सेक्शन के बच्चों के भी 52 हैं मीन मार्क्स। बट जरूरी नहीं है कि दोनों सेक्शन के बच्चे एक ही तरह के हों। हो सकता है ए सेक्शन में जो बच्चे हैं उनके मीन मार्क्स यदि 52 हैं तो सभी बच्चों के मार्क्स 45 से 60 के बीच में आए हों, है ना, रेंज। और बी सेक्शन में बच्चों के मार्क्स 25 से लेकर के 65 के बीच में आए हों, पर मीन दोनों का सेम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल बिहेवियर हम नहीं बोल सकते कि एक जैसा होगा। यदि मीन एक जैसे तो इसका मतलब ये नहीं है, खाली मीन से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि दोनों चीजें समान है, ठीक है। तो आपको वेरिएबिलिटी भी चेक करना पड़ती है, डिस्पर्सन भी चेक करना पड़ता है, ठीक। अब डेटा वैल्यूज कैन बी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। यही मैं बता रहा है आपको कि जो सेंट्रल टेंडेंसी का अराउंड जो स्प्रेड हुई है डेटा वैल्यूज वो अलग अलग हो सकती हैं, ठीक। पर मीन एक जैसा हो सकता है ना, उनका फैलाव अलग हो सकता है, दोनों की स्केटरनेस अलग हो सकती है, बिखराव अलग हो सकता है उनका। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या क्या होते हैं, देखिए, एक तो रेंज होता है, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जिससे हम स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आ जाता है। तीसरा होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। चौथा होता है इंटरक्वार्टाइल रेंज। फिर इंटरक्वार्टाइल रेंज में यदि हम देखें तो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो एक्चुअली मीडियन होता है। इसमें फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइड्स फर्स्ट पार्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। ये अभी अपन समझेंगे वाइट बोर्ड पे इस चीज को, ठीक है। एक थर्ड क्वार्टाइल होता है, थर्ड क्वार्टाइल डज द सेम फॉर द सेकंड पार्ट के लिए करता है। अभी अपन इसको समझते हैं। पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लें, फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिस्पर्सन के बारे में। तो रेंज इज द मोस्ट सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज, जैसा कि हम देख चुके हैं कि रेंज जो होता है वो, क्योंकि रेंज क्या है, रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेंज करेंगे तो रेंज चेंज हो जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन आर सेंसिटिव टू द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ये भी अभी हम इस पे बाद में बात करते हैं। इसके पहले मैं चाहूंगा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे पहले मेजर ऑफ डिस्पर्सन को अपन समझें, ठीक है। तो मैं इसको
अब हम बात करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन की। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहले हम उसको समझें। पहली चीज होती है स्प्रेडनेस, स्प्रेडनेस। दूसरी चीज होती है स्केटरनेस। अब स्प्रेडनेस क्या है? स्प्रेडनेस का यदि हम हिंदी अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है फैलाव, और स्केटरनेस का मतलब होता है बिखराव। अब इस चीज को समझते हैं, फैलाव क्या है। देखिएगा, यदि मैं एक छोटा सा डेटा यहां लिखता हूं, जस्ट अ मोमेंट, यदि मैं यहां एक डेटा लिखता हूं, जस्ट अ मोमेंट, ये कलर चेंज करूं मैं इसका, ब्लैक कलर ले रहा हूं। 2, 5, 6, 11, 13, 22, 29, 45। तो यदि मैं इसके फैलाव की बात करूं, स्प्रेडनेस की बात करूं, तो ये डेटा कहां से कहां तक फैला है, तो इसके मेजर करने का एक तरीका होता है रेंज, है ना। रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब मैक्सिमम माइनस मिनिमम में यदि हम देखें तो मैक्सिमम 45 है और मिनिमम 2 है, तो इसका फैलाव कितना हुआ? 43 हुआ। ठीक है, रेंज इसकी 43 हुई, जो कि स्प्रेडनेस बताता है कि कितना फैला है ओवरऑल। अब यदि मैं बिखराव की बात करूं, तो बिखराव यदि हम देखते हैं इसका, तो देखिएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, 5 - 2 3, 6 - 5 1, 11 - 6 5, 13 - 11 2, 22 - 13 9, 29 - 22 7, एंड 15 - 9 6, और 3 - 2 1 16। तो ये जो फैलाव है ये अलग तरह का है ना, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। ठीक है, तो ये फैलाव, ये फैलाव नहीं है, सॉरी, ये जो है ये बिखराव है। ठीक है, तो ये जो है ये कहलाएगा बिखराव, कि कैसे फैला हुआ है डेटा, मतलब कैसे बिखरा हुआ है डेटा, है ना। फैलाव नहीं है, ये बिखराव है। तो ये दो चीजें होती हैं, एक तो स्प्रेडनेस होता है और दूसरा स्केटरनेस होता है। ठीक है, अब हम देखें स्प्रेडनेस के जो मेजर है, पहला मेजर तो मैंने आपको बताया, रेंज। ठीक है, अब इस रेंज के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जीरो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34।
ये है। अब मैं यहां से 2 डेटा सेट उठा रहा हूं, ठीक है। पहला डेटा सेट मैंने उठाया ये, और दूसरा डेटा सेट मैंने उठाया ये ए डेटा सेट है मेरा, और ये मेरा बी डेटा सेट है। अब मैं ए डेटा सेट की यदि बात करूं तो अपन दोनों का रेंज देखते हैं पहले, ठीक है। तो रेंज ऑफ ए का रेंज क्या होगा? ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 10, और मिनिमम वैल्यू क्या है? 2। तो 10 माइनस 2 विच इक्वल टू 8। और रेंज देखें हम बी का, तो मैक्सिमम वैल्यू है 28 और मिनिमम वैल्यू है 20। तो 28 माइनस 20 ये भी 8। अब इन दोनों डेटा का रेंज सेम है, इसका भी 8 है और इसका भी 8 है। तो क्या रेंज, फिर क्या रेंज से हमें कुछ पता चल पा रहा है एनालिसिस करके? यदि मैं खाली आपको रेंज दे दूं 2 डेटा की और रेंज सेम आ रही है, जैसे हम मीन की भी बात कर रहे थे, मीन सेम है, इसका मतलब नहीं कि ओवरऑल उनका बिहेवियर एक जैसा हो, ठीक है ना। तो यदि रेंज सेम है तो इसका मतलब नहीं है कि इनका बिहेवियर एक जैसा हो। तो इसीलिए इस बिहेवियर को पता करने के लिए हमें कोफिशिएंट्स की जरूरत पड़ती है। कोफिशिएंट्स कहलाते हैं रिलेटिव मेजर, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वे सब कहलाते हैं रिलेटिव मेजर। और मीन जो है वो रिलेटिव मेजर नहीं है, एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है। मीडियन, मोड, ये सब एब्सोल्यूट मेजर है। रेंज भी एब्सोल्यूट मेजर है। इसका रिलेटिव मेजर कब होगा? जब हम इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, पहले हम उस चीज को समझें। कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम ओवर मैक्सिमम प्लस मिनिमम। अब हम इन दोनों के कोफिशिएंट चेक करते हैं, क्या आएंगे, ठीक है। अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम कर रहे हैं ए का। तो ए का मैक्सिमम माइनस मिनिमम तो 8 ही है, पर मैक्सिमम प्लस मिनिमम 10 प्लस 2 कितना आ रहा है? 12, है ना। तो दैट इज 2/3, 0.67 ये आया। इसके बाद मैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ बी देखता हूं। ऊपर इसमें भी सेम आएगा 8, पर नीचे आएगा 20 प्लस 28, तो ये हो जाएगा 48, दैट इज 1/6, इट इज 0.16। तो आप देखें कि दोनों जगह पे ए का जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है वो 0.67 आया, और बी का कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो आया 0.16 आया। तो यहां हमें क्या पता चल रहा है कि जो ए डेटा सेट है जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज ज्यादा है वो लो वैल्यू डेटा है, उनकी वैल्यू छोटी हैं, 2, 4, 6, 8, 10। और जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज कम है मतलब वो ओरिजिन से दूर है, ओरिजिन ये 0 है, उससे दूर है। जितना छोटा कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा उतना डेटा ओरिजिन से डिस्टेंस पे होगा, है ना, उतने ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। तो यहां हाई वैल्यू है, ये हाई वैल्यू डेटा से लिया हुआ है। तो ये बिहेवियर पता चला हमें कि रेंज हमें ये बताता है कि वो डेटा सेट छोटे वैल्यूओं से मिलके बना है या बड़ी वैल्यू से बना है। ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताता है, रेंज हमें नहीं बता पा रहा था ये चीज, ठीक है। हाँ, यदि दो चीजों की रेंज डिफरेंट होती तो आप बोलते कि हाँ ये इसकी रेंज ज्यादा है, इसकी रेंज कम है, मतलब ये ज्यादा फैला हुआ डेटा है, ये कम फैला हुआ डेटा है, वो अलग बात है। पर वो छोटी वैल्यू से है, ज्यादा वैल्यू से है, ये कैसे पता चलेगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज से पता चलेगा। वही तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा बिहेवियर बताएगा। मान लो कोई छोटी वैल्यू से डेटा है और उसकी रेंज ज्यादा है, और एक बड़े वैल्यू का डेटा है वो बहुत, उसकी रेंज बहुत कम है। तो आप ये थोड़ी बोलेंगे जिसकी रेंज ज्यादा है यार वो डेटा अच्छा है, या जिसकी रेंज कम है वो डेटा बेकार है। आपको पूरा उसका पता ही नहीं है बिहेवियर का। उस बिहेवियर को पता करने के लिए
आपको कोफिशिएंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कोफिशिएंट जब आपका होगा, आपके पास रेंज भी आपके पास है, उसका कोफिशिएंट भी आपके पास है, तो आप उसके बिहेवियर को सही तरीके से पहचान पाओगे, उस हिसाब से आप आगे डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक तो रेंज देख लिया हमने। अब रेंज के बाद दूसरी चीज होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये भी स्प्रेडनेस को ही शो करता है। इसको IQR बोलते हैं। अब पहले इसको समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन को समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको समझिए आप पहले। यहां देखिएगा, ये मिनिमम वैल्यू है डेटा की और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डेटा की, ठीक है। और मीडियन जो होता है, मैंने बताया ना आपको, बिल्कुल सेंटर में। अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लें अभी इसको, तो मीडियन यहाँ आएगा सेंटर में। अब मीडियन क्या कर रहा है, मीडियन इस डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 50% डेटा इसके ऊपर हो गया और 50% इसके नीचे आ गया। गॉट इट? अंडरस्टैंड? 50 आधे आधे में डिवाइड कर दिया मीडियन ने। अब इसमें यहां पर जो आएगा ये आपका थर्ड क्वार्टाइल होगा ऊपर की तरफ, मैक्सिमम की तरफ, और मिनिमम की तरफ जो होगा ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। अब ये क्वार्टाइल क्या करता है, मीडियन और मिनिमम के बीच के डेटा को फर्स्ट क्वार्टाइल दो बराबर भागों में बांट देगा। तो यहां से यहां तक 25%, यहां से यहां तक 25%। ऐसे यहां पर भी 25% थर्ड क्वार्टाइल मैक्सिमम के बीच में और थर्ड क्वार्टाइल मीडियन के बीच में भी 25%। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है, IQR Q3 माइनस Q1। कई बार क्या होता है, कोई डेटा इस तरीके से होता है हमारे पास कि यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यूज स्प्रेड हैं, बीच में जाके डेंस हो जाती हैं, है ना, और फिर ये बहुत दूर तक फिर स्प्रेड होती हैं। तो यदि हम मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। यहाँ वैल्यू दूर दूर है क्योंकि फ्रिक्वेंसी कम है, मतलब वैल्यू दूर दूर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल और यहाँ हमारा थर्ड क्वार्टाइल होगा। तो हम डेंस डेटा की बात करेंगे बीच के, है ना, हम इधर बात करेंगे, हम इधर बात नहीं करेंगे। ये जैसे शहर होता है, शहर में जो बाहरी क्षेत्र होता है वहाँ पे कम मकान होते हैं, तो शहर की पॉपुलेशन आप बीच का जो सिटी है उससे आप अच्छी लगा सकते हैं, है ना। जहाँ पे बस्ती जो नगर निगम सीमा में आता है वहाँ से आप अच्छी लगा सकते हैं। बाहरी क्षेत्र में जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर मकान प्लॉट बिक रहे हैं, मकान बन रहे हैं, पर वो दूर दूर है ना। उससे आपको वहाँ सर्वे करके आपको कुछ फायदा नहीं होगा। तो आपको सर्वे कहाँ करना है, जहाँ शहर बसा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बीच का 50% डेटा का उपयोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ आपको, बीच का ये Q3 से Q1 के बीच का, मतलब 25% ये और 25% ये, तो ये कितना हो गया, 50% हो गया ना। तो जो डेंस डेटा है बीच का, ठीक है, हम उसका उपयोग करते हैं। व्हाट इट? तो ये कहलाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका भी कोफिशिएंट होता है, Q3 माइनस Q1 अपन Q3 प्लस Q1, ठीक है। अब आते हैं, एक और होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। नेक्स्ट क्या होता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं।
क्वार्टाइल डेविएशन के नाम से भी जाना जाता है। ये मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब ये कुछ नहीं है, ये क्या करता है, क्वार्टाइल डेविएशन ये Q3 माइनस Q1 ही लेते हैं डिवाइडेड बाय 2। मतलब अपन ने 50% डेटा न लेके बीच का खाली 25% डेटा पे काम कर रहे हैं। मेडिकल साइंस में, लेबोरेटरिकल साइंस में इसका बहुत उपयोग होता है। जो भी इनके आउटकम आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, तो बीच के 25% रिजल्ट पे ही ये लोग आगे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसका कॉफिशिएंट सेम ही होता है दोनों का। यदि मैं कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन देखूं और आपको मैं करके बताऊं तो Q3 माइनस Q1 अपन 2 और Q3 प्लस Q1 अपन 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। तो ये और ये सेम हो गए। यहां तक समझ में आ गया? आप आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देखे स्प्रेडनेस को चेक करने के। फैलाव को हम कैसे, यहाँ फैलाव क्या होता है, फैलाव दो स्पेसिफिक पॉइंट के बीच में, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम के बीच में रेंज हो गई, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के बीच में इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई, उसका भी आधा कर लिया तो सेमी इंटर क्वार्टाइल हो गई। दो स्पेसिफिक पॉइंट के बीच में डेटा किस प्रकार का ओवरऑल स्प्रेड कितना है वो चेक करने के लिए स्प्रेडनेस का उपयोग होता है। अब बात करें स्कैटरनेस। स्कैटरनेस को हम कैसे समझें, यहां पर देखिए, यदि मैं यहां बता रहा हूं आपको तो ये स्कैटरनेस को तो हम इनके बीच में डिफरेंस ही है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस है। यदि मैं इस 2 पॉइंट का हर नंबर के साथ डिफरेंस चेक करूं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि भाई इसका 2 से 5 से तो 3 है, 2 से 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 है ना, फिर इसका इसके बीच में कितना है, ठीक है, 9 है। ऐसा मैं इसका चेक करूंगा, फिर 5 का भी चेक करूंगा सबसे, 5 का, फिर 6 का करूंगा सबसे। तो ये तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है ना, इस तरह से स्कैटरनेस को पता करने का। तो उसके लिए बहुत साइंटिफिक मेथड इन्होंने निकाले। पहला जो मेथड निकाला गया उसको हम बोलते हैं, पहले मेथड को हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। सॉरी, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ये क्या होता है, देखिएगा, आपके पास जो नंबर हैं, जैसे x हुआ है ना, x में कुछ भी नंबर है, 2, 4, 7, 9, 10 है ना, 8, इस प्रकार से कुछ भी नंबर हुए। आप क्या करेंगे, इन सब नंबर का मीन ले लेंगे, ठीक है, और एक कॉलम बनाएंगे x माइनस x बार। ठीक है, ये कॉलम बना लेंगे, इनका डेविएशन देखेंगे। यदि आप इसका समेशन करेंगे तो मीन से डेविएशन का, तो ये हमेशा 0 ही आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ेगी। मतलब जो नेगेटिव है टर्म उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, जो नेगेटिव, क्योंकि मीन जो आएगा ना, ये क्या होता है, x माइनस x बार। जो मीन है वो कहीं इनके बीच में ही आएगा, 2 और 10 के बीच में कहीं पे आएगा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के। तो कुछ वैल्यू मीन इनके बीच में आएगा, तो कुछ वैल्यू मीन से छोटी होंगी, कुछ वैल्यू मीन से ज़्यादा होंगी। जब डेविएशन लेंगे तो कुछ नेगेटिव आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे, और जब हम उसका समअप करेंगे तो 0 हो जाता है, तो हमें कोई समेशन मिलेगा नहीं। तो समेशन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस x बार का उपयोग करेंगे। ठीक है, जब x माइनस x बार का उपयोग करेंगे, अब हम क्या करेंगे, समेशन चाहिए तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे x माइनस x बार की। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब जो नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहती हैं। तो हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और उसका समेशन करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। ये होगा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, मैड है ना। तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, जो डेविएशन लिया उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ली और उसका समेशन किया और फिर n से डिवाइड किया, तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन का मीन ये कहलाया। इसको हम, क्योंकि मीन से डेविएशन लिया है इसलिए हम इसको डेल्टा x बार बोलेंगे। गॉट इट। इसी प्रकार हमारे पास वो भी सेंट्रल टेंडेंसी है,
कि हम मीडियन से भी ले सकते हैं डेविएशन, एक्स माइनस मीडियन, मीडियन मेजर कर लें और उससे डेविएशन देख लें, तो ये भी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है। ऐसे ही हम मोड से भी देख सकते हैं, मोड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा जेड ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझें अपन और थोड़ा सा ग्राफिकल वे में। ये मान लीजिए डेटा पॉइंट्स हैं अपने पास, अब यहां पर इस डेटा में यहां पर कहीं हमारे पास मीन है, इधर कहीं हमारे पास मीडियन है और यहां पर कहीं हमारे पास मोड है। और ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, इस प्रकार से n डेटा है, xn तक है। अब हमें यदि डेविएशन देखना है कि मीन से हर पॉइंट का, तो हम क्या करेंगे, कितनी दूरी है डेविएशन का मतलब यहाँ पे, तो हम क्या करने वाले हैं, हम मीन से यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे, फिर ये डिस्टेंस देखेंगे ना। डिस्टेंस क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी होगा। कि मान लीजिए दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस x किलोमीटर है, तो या मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि इंदौर से भोपाल का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, तो भोपाल से इंदौर का डिस्टेंस -200 थोड़ी होगा, वो भी 200 ही कहलाएगा ना, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। ऐसे करके हम सबका डिस्टेंस देख लेंगे, ठीक है, जितने भी पॉइंट है सबका डेविएशन चेक कर लेंगे, उस डेविएशन का सम करते हैं। सम करके यदि आप इन डेविएशन का सम करोगे एक्चुअल मीन से, तो ये हमेशा 0 देगा, ठीक है। इसलिए या मीडियन से करोगे या मोड से करोगे 0 देगा। तो आप क्या करते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हो, ठीक है। वो अपन ने देख लिया 3 तरह से, हम लोग मीडियन से भी डेविएशन देख सकते हैं और मोड से भी देख सकते हैं हर डेटा पॉइंट का। ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब होता क्या है कि जब ये डेविएशन निकाले गए तो इसमें 3 कमियां थी। पहली कमी इसमें यह थी कि पहली कमी जो थी वो ये थी कि नो स्टैंडर्ड सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी स्टैंडर्ड नहीं है, आप तीनों से निकाल पा रहे हैं इसको, है ना भाई। आप मीन से भी निकाल रहे हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं, मोड से भी निकाल सकते हैं। यदि मैं कहीं पे मेड लिख दूं कि भाई हमारा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन 15 है, तो आपको पता चलेगा कि ये मीन से लिया है, मीडियन से लिया है, मोड से लिया है? नहीं चलेगा, ये कोई स्टैंडर्ड सेंट्रल टेंडेंसी थी नहीं। दूसरा पॉइंट इसमें यह था कि मॉड्यूलस जो होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, नॉट वाइबल फॉर एलजेब्रा। एलजेब्रा में ये अप्लाई नहीं होती है। अब कैसे नहीं होती है, फार्मूले तो हम सब एलजेब्रा की फॉर्म में लिखते हैं, ABCD XYZ, तो यहां पर तो ये फेल हो जाएगा ना फार्मूले में। तो उसके लिए क्या है कि मान लो जैसे अपन समझे a का है वैल्यू -5, यदि मैं -a कहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, +5। पर -a का यदि मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूं, एलजेब्रा है, तो इसका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या है -5। तो क्या हुआ, क्या ये नंबर तो उसका साइन चेंज नहीं हुआ, एलजेब्रा पे अप्लाई नहीं हुआ, है ना। पर मैं यदि -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा तो 5 आएगा, और 5 का भी 5 आएगा। गॉट इट। तो एलजेब्रा में ये अप्लाई नहीं होता है। दूसरा इसका कारण ये था। तीसरा इसमें एक डीमेरिट ये था कि ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है
कि जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव आएगी, तो हमेशा ये जो हमें मेड मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। जबकि कोई भी डेविएशन जो होता है, जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम डेविएट कहाँ करता है? दोनों तरफ करेगा ना, कि एक ही तरफ करेगा? बताइए, इस डायरेक्शन में भी जाएगा और इस डायरेक्शन में भी जाएगा। तो डेविएशन तो मीन के ऊपर भी होगा, मीन से नीचे भी होगा, दोनों तरफ डेविएट होगा एवरेजली डेटा। भाई मीन से उतना ही अपर साइड डेविएट होगा, उतना ही लोअर साइड डेविएट होगा। तो ये चीज ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में मिसिंग थी। तो इनको कहा गया, जो भी स्टैटिस्टिशियन थे, यार कुछ स्टैंडर्ड बनाओ और कुछ अच्छी चीज होना चाहिए उसमें, तो उन्होंने नाम ही दे दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या किया इन्होंने? पहला तो यार एब्सोल्यूट वैल्यू हटाना है हमें, पहला तो स्टैंडर्ड लेना है। तो स्टैंडर्ड इन्होंने क्या ले लिया? मीन। दूसरा था एब्सोल्यूट वैल्यू को हटा के क्या किया इन्होंने? स्क्वायर ले लिया डेविएशन के, है ना। और फिर तीसरा इन्होंने स्क्वायर रूट ले लिया। देखिए क्या हुआ, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिया पहले। जैसे -5 का स्क्वायर लेंगे क्या होगा? 25 होगा, और 5 का स्क्वायर भी 25 होगा। किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कन्वर्ट करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हमने डेविएशन के स्क्वायर का समेशन किया और उसका मीन निकाल लिया। तो अब यहाँ ये बात है कि आपने तो स्क्वायर का मीन निकाला है डेविएशन के, तो क्या ले लो ना, अभी हम कर देते हैं उसको, स्क्वायर रूट ले लो। जब स्क्वायर रूट आपने लिया, तीसरी चीज, तो स्क्वायर रूट के पहले क्या होता है? प्लस माइनस होता है। तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया कि नहीं? दोनों तरफ, ठीक है। और इसके लिए जो सिंबल होता है स्मॉल सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एसडी भी लिखते हैं, स्मॉल सिग्मा भी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ। तो ये चीज बताता क्या है कि वो डेटा डेविएट तो है, डेविएट तो बहुत है डेटा यहाँ पर, यहाँ डेविएट बहुत है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आई, मान लो वो वैल्यू आई कुछ इस तरह से, हमारे पास कोई वैल्यू आती है, तो वो डेटा एवरेज तौर पे इतना ही डेविएट हो रहा है, भले डेविएशन बाहर तक है, एवरेजली वो इतना डेविएट है, इस उसमें है, ठीक है, मीन से इतना, और एवरेज तौर पे वो डेविएशन इतना है डेटा का। ये बताता है वो कि मीन से ज्यादा डेविएट हो रहा है तो वो डेटा ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। यदि मीडियन के आसपास की वैल्यू हुई बहुत करीब, तो स्टेशनरी डेटा हो गया ना, इस एक प्रकार से मीन के करीब का ही डेटा है, तो उसमें क्या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी नहीं मिलनी है। भाई आपके मान लो मेरे YouTube वीडियो पे जो व्यूज आ रहे हैं, किसी दिन 100 आते हैं, किसी दिन 95 आ जाते हैं, किसी दिन 102, 105, और वही मेरा चल रहा है आसपास 100 के आसपास, 95 से 105 के बीच में, तो डेविएशन बहुत कम है। यदि मान लो किसी वीडियो पे मेरे व्यू 50 हैं, दूसरे दिन उसी वीडियो पे मेरे व्यू 205 हो गए, इस प्रकार से कुछ वेरिएशन चल रहा है, तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। मैं उसमें कुछ एनालिसिस कर पाऊंगा कि यार ये इस दिन बढ़ा क्यों, किस कारण से व्यू बढ़ गए। मैं उसका एनालिटिक्स देखूंगा यूट्यूब पे जाके, और मैं पता करूंगा कि कहाँ से ये व्यू कहाँ पे बढ़े, क्या सोर्स से बढ़े, तभी निकाल पाऊंगा ना। यदि स्टेशनरी होगा तो मेरे लिए किसी काम का नहीं, मेरे को तो व्यू उतने ही आ रहे हैं यार, 95 से 205 के बीच में, मैं कुछ उसमें एनालिसिस ही नहीं करूँ, कोई जुगाड़ ही नहीं करूंगा। Does it make sense to you? तो स्टैंडर्ड डेविएशन यदि ज़्यादा होता है तो डेटा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, कम होता है तो कम इंफॉर्मेटिव होता है। अब हम आते हैं वापस हमारी पीपीटी पे। जैसा कि मैंने बताया, रेंज सेंसिटिव होगा क्योंकि मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन आर सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज एज वेल। स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि मीन से डेविएशन देखते हैं हम उसमें, तो मीन का जहाँ भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो मीन जब सेंसिटिव है तो वो उससे जो भी चीज़ मेजर आगे की करोगे वो भी सेंसिटिव होगी। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो वो भी
वही चीज़ होगी। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन तीनों से निकाला जाता है, हाँ मीडियन से निकालोगे तो वो डेविएट नहीं होगा, वो सेंसिटिव नहीं होगा इतना ज़्यादा, है ना। जितने भी आपके पाइथन या आर के अंदर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के फॉर्मूले वो मीडियन से लिए हुए हैं डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वाला हमारे पास ऑलरेडी है। तो जो भी सॉफ्टवेयर में यूज़ होते हैं मोस्टली वो मीडियन से स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले यूज़ होते हैं, ठीक है। तीसरा हम देखें इसमें IQR इग्नोर्स लीडिंग एंड टेलिंग वैल्यूज, है ना, हैंस इट इज़ नॉट सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ये भी वही, क्योंकि IQR भी जो होता है Q3 माइनस Q1 होता है, तो आप एक्सट्रीम वैल्यू को यदि कुछ भी चेंज करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, नॉट सेंसिटिव, है ना। मेड एक अच्छा मेजर है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन वेरिएबिलिटी का पता करने के लिए। इसका इशू यही है कि दैट इज इट्स डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट, एल्जेब्रिकली इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको बताया था, -a लिया था तो उसमें दिक्कत हो जाता है। आगे अब यदि आपको इससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल आज मैं डालने वाला हूँ ड्राइव पे, तो ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और वहाँ रजिस्टर करें अपने आप को, मेल के द्वारा आपको ड्राइव का लिंक आ जाएगा, है ना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हों और ये कोर्स सही लग रहा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो उस पर कमेंट करें, ठीक है ना, अच्छा बुरा जो भी कमेंट आपको करना हो, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं फिनिश करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो गया है ये। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सेशन में हम और स्टैटिस्टिक्स समझेंगे, ठीक है। F10